नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब ये शब्द सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत भारी मुश्किल सी किताब होगी। पर चिंता मत कीजिए, हम इसे समझेंगे एकदम आसान भाषा में, जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ कोई नियम कानून है ही नहीं। मतलब कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं। सरकार कैसे चलेगी? लोगों के हक क्या होंगे? हर तरफ बस अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? बस ठीक इसी सवाल से शुरू होती है संविधान की जरूरत की कहानी। ये बात बहुत गहरी है। मतलब बिना संविधान के कोई देश देश नहीं, बस लोगों की एक भीड़ बनकर रह जाएगा। संविधान ही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जो एक समाज को जोड़कर रखता है, उसे बिखरने से बचाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत नींव ही पूरी इमारत को संभाले रखती है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि भाई संविधान चाहिए ही क्यों। फिर दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी देखेंगे। इसके बाद हम अपने भारतीय संविधान के बनने की कहानी में चलेंगे। फिर इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कोई पुरानी किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज कैसे है। चलिए शुरू कर। तो पहला सवाल, आखिर संविधान की जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ वकीलों और नेताओं के काम की एक मोटी सी किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक संविधान किसी भी देश के लिए 4 सबसे जरूरी काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों में एक दूसरे के प्रति भरोसा बनाता है, ताकि सब साथ मिलकर रह सकें। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, किसके पास क्या शक्ति होगी। तीसरा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, ये सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाता है ताकि वो मनमानी न कर सके। और चौथा, ये हम जैसे नागरिकों को हमारे अधिकार देता है। और सोचिए, ये नियम सिर्फ देश के लिए नहीं, किसी भी छोटे मोटे क्लब या ग्रुप को चलाने के लिए भी जरूरी होते हैं। अब संविधान की जरूरत को सिर्फ थ्योरी में समझना काफी नहीं है। इसे असल में महसूस करने के लिए चलिए एक असली कहानी देखते हैं। हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, जिसकी कहानी हमें दिखाती है कि एक संविधान का जन्म कितने बड़े संघर्ष और उम्मीद से होता है। जरा सोचकर देखिए एक ऐसे देश के बारे में जहां सिर्फ त्वचा के रंग की वजह से वोट देने का हक नहीं है, जहां बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजा जा सकता जहां गोरे लोगों के बच्चे जाते हैं। बस, ट्रेनें, अस्पताल, सब कुछ अलग। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की ये क्रूर हकीकत थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो पूरी तरह से दमन और अमानवीयता पर आधारित था। और इसी दमन के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 28 साल जेल में बिता दिए। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने बदला लेने की बात नहीं की, उन्होंने बात की सुलह की, माफी की। ये सोचना भी कमाल का है कि कैसे वो लोग जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, दमन करने वाले और दमन सहने वाले, एक मेज पर साथ बैठे और एक नए, सबके लिए बराबर लोकतांत्रिक देश के नियम बनाने के लिए राजी हुए। और कुछ ऐसी ही मुश्किल राह भारत की भी थी। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही जब भारत अपना संविधान बना रहा था तो हमारे सामने भी चुनौतियों का पहाड़ था। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, मानो आग के दरिया से गुजरने जैसा था। सोचिए, देश ने अभी अभी धर्म के नाम पर बंटवारे का वो भयानक दर्द झेला था, जिसमें करीब 10 लाख लोगों की जानें गई। सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ा काम था। भविष्य कैसा होगा किसी को नहीं पता था। ऐसे मुश्किल और दर्द भरे माहौल में हमारे नेताओं ने देश के भविष्य की नींव रखने का यानी संविधान लिखने का जिम्मा उठाया। और हमारा संविधान कोई 1-2 दिन में नहीं बन गया। इसकी सोच तो 1928 में ही शुरू हो गई थी। फिर दशकों तक इस पर विचार हुआ, बहस हुई, मेहनत हुई और आखिर में संविधान सभा ने करीब 3 साल लगाकर 114 दिनों तक गंभीर चर्चा की। तब जाके 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो अब चलते हैं संविधान के दिल तक। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से से जिसे प्रस्तावना कहते हैं। ये कविता जैसी है जिसमें पूरे संविधान का सार, उसका दर्शन छिपा है। इसे वाकई में संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसकी पहली लाइन ही सबसे जरूरी बात कह देती है, हम भारत के लोग। मतलब ये संविधान हमें किसी राजा, महाराजा या किसी बाहरी देश ने नहीं दिया है। इसकी ताकत का सोर्स हम खुद हैं, भारत के लोग। अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद अब कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। फिर आता है समाजवादी।
इसका मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ही न रह जाए, जहां सामाजिक और आर्थिक भेदभाव कम हो और हर किसी को तरक्की करने का बराबर मौका मिले। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सबका सम्मान करेगी। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कानून सबके लिए एक है। और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें दो बातें हैं। लोकतंत्रात्मक यानी हम अपनी सरकार खुद वोट देकर चुनते हैं, और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ इंसान होगा। और इन बड़े बड़े सिद्धांतों के साथ हमारा संविधान हर नागरिक से कुछ वादे भी करता है। सबको न्याय मिलेगा, सोचने और बोलने की आज़ादी होगी, सबको बराबरी का दर्जा और मौका मिलेगा, और हम सब आपस में भाईचारे से रहेंगे। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारे संविधान को बनाने वाले लोग बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि आज से 50 या 100 साल बाद का भारत अलग होगा। इसीलिए उन्होंने इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो समय के साथ सांस ले सके, बदल सके। और इसी के लिए उन्होंने इसमें बदलाव का एक रास्ता बनाया, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे हम संविधान को बदलते वक्त और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से रेलेवेंट बनाए रख सकते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। आज तक हमारे संविधान में 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन यानी चेंजेस किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि संविधान सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो हमारी आकांक्षाओं का आईना है। ये बताता है कि हम एक देश के तौर पर क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। संविधान हमें ढेरों अधिकार और आज़ादी देता है, ये तो ठीक है, पर बदले में एक नागरिक होने के नाते ये हमसे किन जिम्मेदारियों की उम्मीद करता है? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में न्याय, बराबरी और भाईचारे के इन मूल्यों को कैसे जिंदा रख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।